वास्तु गाइडेंस है या डिपेंडेंसी है? आप एक चीज से ऑपरेट हो रहे हैं तो आप इसमें क्या गाइडेंस की बात करेंगे ना। ये डिपेंडेंसी है सर, ये डिपेंडेंसी है सर। कण कण में भगवान बसा हुआ है तो भगवान वास्तु है, आप उसके बिना तो चल ही नहीं सकते। अगर आज वास्तु खत्म तो दुनिया खत्म, अगर आज वास्तु खत्म तो दुनिया खत्म। हमको अपना जीवन वास्तु से कंट्रोल नहीं कराना है तब पॉसिबल ही नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं ना। आप उसकी बात कर रहे हैं जो संभव ही नहीं है। आप जिस वास्तु में रह रहे हैं या छोड़ के दूसरे में रहने लगिए, जिंदगी बदल जाएगी। दोनों पे वास्तु काम कर रहा है, नॉन लिविंग पे भी और लिविंग पे भी। हम वास्तु के अंदर तीन चीजों को मानते हैं, ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और काल। कौन से ऐसे साइंस हैं जो हमें इशारा करते हैं कि भाई वास्तु खराब है, दुरुस्त करा ले? दुनिया वाले भी आपके पीछे पड़ गए, घर में क्लेश हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे पास तीन तरह का वास्तु होता है, एक ब्रह्मांड का वास्तु, एक अर्थ का वास्तु, एक हमारे घर का वास्तु। आपके हिसाब से भारत के ऐसे कौन से शहर हैं जो वास्तु के हिसाब से परफेक्ट रहते हैं? आप बेसमेंट के नॉर्थ में बैठे हैं, डेफिनेटली ये दिक्कतें आएंगी, डेफिनेटली ये दिक्कतें आएंगी। जिस शहर में हम रहते हैं क्या उस शहर का अपना एक वास्तु होता है? आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, डिफरेंट वास्तु है। आप न्यूजीलैंड में रह रहे हैं, डिफरेंट वास्तु है। अमेरिका में रह रहे हैं, डिफरेंट वास्तु है। मेन एंट्रेंस पे स्वास्थ्य का चिन्ह अगर आप लगाते हैं तो आपकी एनर्जी और पावर दोनों इनहेंस होती है। आप सोचे मैं बड़ा फन्ने खा हूँ, ये हूँ वो हूँ, मैं पता नहीं क्या कर लूंगा। अगर वास्तु नहीं चाहता तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपका घर का डोर साउथ में है तो आपको घर के मुखिया की नेम प्लेट लगानी चाहिए। जिसकी नेम प्लेट नॉर्थ में लगी हुई है वो घर का मुखिया हमेशा खुंदक खाता रहे। आप साउथ की एंट्रेंस को साफ रखें क्योंकि वही नहीं हो पाएगा, सूर्य की सही पोजीशन क्या रहती है? यार एंट्रेंस फायर बना के उसके जो वॉल है उसके ऊपर आप अपना शू रैक रखिए। हमें ऐसा लगता है कि कोई साया है जो घर में हमारे साथ चल रहा है या किसी की आहट हमको सुनाई देती है। ये वाकई एग्जिस्ट करती हैं चीजें? लेडीज के फेस, जेंट्स के फेस जब हम देखते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि यहाँ कोई ऊपरी साया है। आपको कोई नजर आता है, आपके साथ रात में सोते हुए ऐसा होता है, हमें जवाब यस में मिलता है। और मैक्सिमम जगह हमने देखा है प्रॉब्लम मंदिर से होती है। अगर कोई नेगेटिविटी है तो वो वास्तु के जरिए ठीक हो जाएगी? यस। कोई तांत्रिक कुछ नहीं करेगा। अगर आपके घर में प्रेतात्माएं हैं तो डेफिनेटली वास्तु से ठीक हो जाएगी। 95% तांत्रिक फेक है, 95% तांत्रिक फेक है। तो जिंदगी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है और कह रही है कि दरवाजा खोलिए जनाब, बाहर कोई खड़ा है जो बता रहा है आपको कि जिंदगी कैसे जीनी है। आपके घर की दीवारें सिर्फ दीवारें नहीं, मैं अक्सर कहता हूं ये आपके सक्सेस का मंत्र है। बस जरूरत है आपको इसे पढ़ने की, समझने की और जीवन में उतारने की। और ये कोशिश वास्तु ग्लोबल के शानदार पॉडकास्ट में हर शुक्रवार शाम 6 बजे हम आपके लिए करते हैं। और मेरे साथ जुड़ते हैं वो जो आपकी नब्ज से वाकिफ हैं, जो आपकी हर धड़कन को अपनी बातों से उकेरना जानते हैं। मेरे साथ हैं वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। कैसे हैं सर? बढ़िया सर, वास्तु को लेके बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन वास्तु को लेके जो मन में पहला सवाल आता है सबके, वास्तु गाइडेंस है या डिपेंडेंसी है? डिपेंडेंसी कहेंगे, गाइडेंस तो उसके सामने कुछ मैटर रखती नहीं। आप एक चीज से ऑपरेट हो रहे हैं तो आप इसमें क्या गाइडेंस की बात करेंगे ना। ये डिपेंडेंसी है सर। तो ये डोमिनेट करता है हमको? कंट्रोल करता है सर, डोमिनेट नहीं, कंट्रोल करता है। इसके बिना पत्ता नहीं हिल सकता तो ये कंट्रोल करता है, गाइडेंस नहीं करता है। नहीं ऐसा गाइडेंस नहीं। गाइडेंस तो हम करते हैं कि हम थोड़ा सा, हमें नॉलेज ज़्यादा है आम आदमी से, तो हम बता देते हैं कि यार ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है। जैसे डॉक्टर को अपने फील्ड की नॉलेज होती है, ऐसे हमें अपनी फील्ड की नॉलेज है, तो हम बता देते हैं कि यस ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा। वो गाइडेंस है। बाकी वास्तु में ऐसा गाइडेंस करने वाला कुछ है नहीं, वो तो सर्वे सर्वा है। आप जिसे कहें कि कण कण में भगवान बसा हुआ है तो भगवान वास्तु है, वो कण कण में है। आप उसके बिना तो चल ही नहीं सकते। अगर आज वास्तु खत्म तो दुनिया खत्म। तो सर हमको अपना जीवन वास्तु से कंट्रोल नहीं कराना है तब? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं ना। आप उसकी बात कर रहे हैं जो संभव ही नहीं है। हो ही नहीं, आप मत कराइए ना। आप मान लीजिए नहीं हो रहा, ठीक है, ओके, पर कहीं ना कहीं से हो रहा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता। नेगेटिवली और पॉजिटिवली आप कंट्रोल हो रहे हैं। कहीं वास्तु से कंट्रोल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कंट्रोल हो रहे हैं। आप ये कह ही नहीं सकते जी मेरे ऊपर वास्तु असर नहीं करता, ये जी हम नहीं सर। आप जिस वास्तु में रह रहे हैं या छोड़ के दूसरे में रहने लगिए, जिंदगी बदल जाएगी। वो बात दूसरी है कि वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, चेंज जरूर आएगा। तो ऐसा कह ही नहीं सकते आप कि मेरे ऊपर वास्तु काम नहीं कर रहा। सब पे कर रहा है। जो जीव, जो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए, जीवित और मृत दो ऑब्जेक्ट इस संसार में पाए जाते हैं, दोनों पे वास्तु काम कर रहा है, नॉन लिविंग पे भी और लिविंग पे भी। तो दोनों पे वास्तु काम करता है।
ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि कोई कण बचा हो वास्तु से जिसके ऊपर वास्तु काम नहीं करता। जी। लेकिन सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तु मेरे जीवन में कैसे काम कर रहा है, अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से, मुझे कैसे समझ में आएगा? आपको ऐसे समझ में आएगा, चलिए 2020 की बात करते हैं। ठीक है। आप बताइए आपका कैसा था? कोविड का टाइम था, पूरे देश के बेशक दुनिया के लिए खराब होता था। रहे, आपका नहीं सर, मेरे लिए बहुत बढ़िया था। क्या बात कर दिया। अच्छा। मैंने अपने जीवन में जो काम उस टाइम पे किया है 2020 में, शायद जिंदगी में कभी नहीं किया। आप बताइए कैसा था? एवरेज था सर। पेनफुल कह सकते हैं। हाँ, नियर अबाउट पेनफुल था। पेनफुल था। ये वास्तु है सर। अब 2025 से आपका गोल्डन पीरियड शुरू हुआ है। हाँ, ठीक समय शुरू हुआ है। शुरू हुआ है ना। और जो 2027, 28, 29 तक चलना है। तो आप सर इससे अलग तो जा ही नहीं सकते। हम वास्तु के अंदर 3 चीजों को मानते हैं, ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और काल, टाइम। टाइम भी वास्तु है। तो मैं जिसकी अभी बात कर रहा हूँ, जिस वास्तु की, वो टाइम था। टाइम वास्तु है? वास्तु का पार्ट टाइम है। अच्छा। 3 चीजें हैं ना ये, ऑब्जेक्ट कोई सामान, ठीक है, डायरेक्शन इधर उधर, ठीक है, और उसके बाद काल यानी टाइम, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं। तो मैंने अभी जो आपके बारे में बताया वो हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बताते हैं। तो इस तरीके से इसके बिना तो जीवन चल ही नहीं सकता ना, चल ही नहीं सकता। हम कहीं से कंट्रोल हो रहे हैं, उस कंट्रोल को हमें समझना है, उसको मैनेज करना है। सिंपल सा सिस्टम है। आपको पता है कि एक चीज, कोई पत्थर या गोली या कुछ भी आपकी तरफ आ रहा है, आपने क्या करना है, उस लाइन से हटना है ना, वो निकल जाएगी। आप खड़े रहेंगे तन के तो डेफिनेटली आप घायल होंगे। तो ये वास्तु है। अब हमने क्या बताना है कि यस गोली आ रही है, तुम हट जाओ। तो हमने ये बताया और आप हट गए और आप बच गए। तो इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि कोई मृत्यु का टाइम निश्चित नहीं है। इसलिए निश्चित नहीं है कि आपके कर्म जो है वो मैटर करते हैं कि आपने उसको कैसे लिया, कैसे रिएक्ट किया। ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी मृत्यु होगी या नहीं होगी। लेकिन क्या कुछ ऐसे साइंस सर जो हमको समझ में आ रहे होते हैं लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं? या ऐसे पूछूं, कौन से ऐसे साइंस हैं जो हमें इशारा करते हैं कि भाई वास्तु खराब है, दुरुस्त करा ले? सर आप घर में घुसते ही, अपने वास्तु में जैसे ही घुसे, आपका दिमाग खराब, खुंदक, घर में क्लेश, कभी किसी बात पे कभी किसी बात पे, आपको कुछ याद नहीं रहता। वास्तु खराब है, आपको कुछ याद नहीं रहता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। दुनिया वाले भी आपके पीछे पड़ गए, घर वाले भी आपके पीछे पड़ गए, घर में क्लेश हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा साइन है कि आपका वास्तु खराब है। आप बाहर होते हैं खुश होते हैं, घर में आते हैं आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये तो ग्रहों से भी हो सकता है ना सर, मेरे ग्रह खराब चल रहे हो। सर घर में घुस के ग्रह आपके अलग हो गए और बाहर आपके ग्रह अलग हो गए। आप एक ही दिन के अंदर मान लीजिए 1 घंटे के लिए घर पे रुके और 10 घंटे बाहर रहे, 10 घंटे आपके फिट रहे, 1 घंटे में ही ग्रह खराब हो गए। एक बात। दूसरी बात, जब हम बात कर रहे हैं काल की, तो वो तो ग्रह है ना, वो ग्रहों की वजह से आपके ऊपर जो उसके इम्पैक्ट आ रहे हैं वो काल है। तो ये भी वास्तु का पार्ट है। आप ग्रहों को अलग मत कीजिए। हमारे पास 3 तरह का वास्तु होता है, एक ब्रह्मांड का वास्तु, एक अर्थ का वास्तु, एक हमारे घर का वास्तु। हम 3 तरह के वास्तु में जी रहे होते हैं। तो इसलिए वो भी आपका जो काल जो है वो भी वास्तु का पार्ट है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाहर थे तो ग्रह अलग काम कर रहे हैं, घर में घुसे तो ग्रह अलग काम कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी हो जाता है। वास्तु है, वो घर है, आप घर से बाहर हैं, यस डिफरेंट सिनेरियो है, आप घर में घुसे डिफरेंट सिनेरियो। सर अगर मैं इसको थोड़ा सा पलट दूं, अगर मैं घर में हूं तो मेरा अच्छा हो रहा है और मैं बाहर जा रहा हूं तो खराब हो रहा है, ये वास्तु है? ये भी वास्तु है। पर मैं घर में तो नहीं था, घर में तो बाहर गया मैं, तो खराब लगा मुझे। आप घर को ही जोड़ के तो वास्तु कहते हैं। यस। अब यहां हम लेते हैं कि अगर आपका वास्तु बहुत बढ़िया है घर का, तो घर में एंजॉय करेंगे ना, स्वर्ग है आपके लिए। आप बाहर जाते हैं तो डेफिनेटली, जब हम बाहर जाते हैं हमारी ऊर्जाएं चारों तरफ होती हैं। और अगर हमने वास्तु जनित घर बनाया हुआ है तो ऊर्जाएं 3 साइड से या 2 साइड से ऊर्जाएं आ रही हैं। आप घर के अंदर रहेंगे, आप मजे करेंगे, आपका सब कुछ फिट रहेगा, आप एंजॉय करेंगे, बच्चे एंजॉय करेंगे। जो 2 जगह थी जाने की वो आपकी बंद है घर में, और जो आने की जगह थी खुली है। आप जब बाहर निकले चारों तरफ अब आप ओपन हो गए। जब चारों तरफ ओपन हो गए तो यस, तो उतना असर नहीं होगा जितना आपके घर में होगा। फार्म हाउस है, बड़ा सा फार्म हाउस बना रखा है आपने, और वो वास्तु जनित बना हुआ है, तो आप एंजॉय करेंगे ना, घर में एंजॉय करेंगे। और मजे की बात, तो घर में ही ऑफिस बनाइए ना, एक अपने काम घर से कीजिए। अगर आपका घर ठीक है तो घर में ऑफिस बनाइए। नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना सर, मेरी पर्सनल लाइफ तो बहुत अच्छी है
लेकिन मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है या मैं ऑफिस जाके जो मेरी लाइफ है वो खराब है, तो ये किस वजह से है सर? ऑफिस की वजह से वास्तु, ऑफिस का वास्तु। वो हमारे हाथ में नहीं है ना पर सर। नहीं सर, कैसी बातें अच्छा। कर रहे हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है। ऑफिस तो जिसका है उसने अपने हिसाब से बनाया होगा। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पे वो काम करता है। हाँ हाँ, तो वहाँ पे उसके हिसाब से बनाया होगा, हाँ पर उस है ऑफिस की वजह से। ओके अगर ऑफिस में कोई इस तरीके की चीज़ें हैं, वहाँ बेसमेंट है और आप बेसमेंट के नॉर्थ में बैठे हैं, तो डेफिनेटली ये दिक्कतें आएंगी आपको। ओके। लेकिन ऑफिस में आपकी डायरेक्शन क्या हो ये आप खुद से तय कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यस यस यस। ओके, यानी वास्तु के जरिए चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो हम कुछ हर भी। चीज की दिक्कतें सॉर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसी लिमिट तक तो कर ही सकते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन सर जिस शहर में हम रहते हैं क्या उस शहर का अपना एक वास्तु होता है? बिल्कुल होता है। वो हम पे असर डालता है? हाँ। कैसे सर? कैसे? मैंने जैसे आपको बताया कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान के नॉर्थ में चले जाइए आप, वहाँ डिफरेंट लोगों की डिफरेंट नेचर, डिफरेंट लाइफस्टाइल। और आप साउथ में चले जाइए, आप गुजरात चले जाइए, आप बेंगलोर चले जाइए, आप कर्नाटका चले जाइए, वहाँ डिफरेंट लोगों का लाइफस्टाइल, तो सबका अलग अलग रहता है और यही वास्तु अलग अलग असर डालता है। तो हर जगह का वास्तु अलग है। आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, डिफरेंट वास्तु है। आप न्यूजीलैंड में रह रहे हैं, डिफरेंट वास्तु है। आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, डिफरेंट वास्तु है। अमेरिका में रह रहे हैं, डिफरेंट वास्तु है। सर ये तो देश के लिहाज से, अगर मैं दिल्ली रह रहा हूँ, गाजियाबाद रह रहा हूँ, फरीदाबाद रह रहा हूँ, यस यस यस। आप ये समझ लीजिए, ये टेबल तो हमसे बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे भी आपका और मेरा वास्तु का जो कंटेक्ट है वो डिफरेंट है। इतनी देर में ही फर्क पड़ गया। आपकी सोच वहां बैठने से डिफरेंट हो जाएगी, मेरी सोच यहाँ बैठने से डिफरेंट हो जाएगी। अब हम सीट बदल लेते हैं तो आपकी सोच डिफरेंट हो जाएगी यहाँ आते ही, और मेरी सोच वहां जाते ही डिफरेंट हो जाएगी। तो जब इतने 1 मीटर में हमारे अंदर फर्क आ सकता है, तो गाजियाबाद और नोएडा और द्वारका और गुड़गांव ये तो अलग काफी दूर है ना। तो आपको फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन सर शहरों की जो हम बात करते हैं तो क्या हम जब बस रहे हों कहीं से, अक्सर हम लोग माइग्रेट होके ही आते हैं, मतलब मैं दिल्ली में जितने लोग रहते हैं ऑलमोस्ट माइग्रेट वाले ही हैं। तो अगर हम अपनी जगह छोड़ के आ रहे हैं तो क्या हम पहले ये चूज कर लें कि कौन सा शहर हमारे लिए बेटर रहेगा जाने के लिए? यस, करना चाहिए। आपके हिसाब से भारत के ऐसे कौन से शहर हैं जो ऑलमोस्ट वास्तु के हिसाब से परफेक्ट रहते हैं लोगों के? ऐसा नहीं होता। अच्छा, जब जो आपका क्वेश्चन है, जब हम उसकी बात करते हैं तो आपके हिसाब से देखा जाएगा कि आपको कौन कौन सी जगह सूट करती हैं, आपके हिसाब से देखा जाएगा। अब जैसे आप नोएडा रहते हैं, शायद आप जी नोएडा रहते हैं, तो वहाँ नोएडा में सिर्फ आप ही नहीं, जितने भी लोग रहते हैं बहुत एक्टिव हैं, बड़ी एनर्जी है उनके अंदर। अब आप नोएडा छोड़ के गुड़गांव चले जाइए जरा, आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। ये एनर्जी नहीं रहेगी, आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जहाँ रह रहे हैं इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और हर जगह का अपना अपना वास्तु का असर होता है। तो वो आदमी जो है उसे बेयर करना पड़ता है, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन सर कई बार कई लोग अपने अपने अंदाज में कई चीजें समझाते हैं। मेन एंट्रेंस को आप भी समझाते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि मेन एंट्रेंस पे स्वास्तिक का चिन्ह अगर आप लगाते हैं तो आपकी एनर्जी और पावर दोनों इनहेंस होती हैं। क्या इस तरह के चिन्हों का वास्तु में भी कोई अस्तित्व है? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। मैंने भी बहुत लगाए। जब हम स्टार्टिंग फेज में थे हमने भी बड़े चिन्ह विन्ह लगाए, और कोई असर हमें देखने को मिला नहीं। अभी भी हम एक फैक्ट्री पे गए थे तो वहाँ उसने बड़े बड़े उनके शेड बने हुए थे, तो वहाँ स्वास्तिक लगा रखे थे, पर अल्टीमेटली परेशान थे। तो उनका काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है। कुछ नहीं होता सर, ये चिन्ह विन्ह लगाने से कुछ नहीं होता। आप लगाते रहिए ना जितने मर्जी, कुछ नहीं होगा। और मैं तो कहना चाहूँगा लोगों से, जिन्होंने लगा रखे हैं वो हमें बताएं कि उनकी लाइफ में क्या परिवर्तन आया। क्या स्वास्तिक लगाने से, गणेश की मूर्ति लगाने से दरवाजे पे कोई चिन्ह में, किसी चीज़ में फ़र्क आया उनकी लाइफ में? हाँ, आप शौकिया, सुंदर दिखाने के लिए, आस्था के वशीभूत होकर आप कुछ करते हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर स्वास्तिक ही सब जगह होता तो और बड़ी धर्म के लोग हैं वो भी सब स्वास्तिक लगाएं, इसका मतलब अगर स्वास्तिक में ही कुछ है, हाँ वो जरूर होता है कि आदमी अपनी अपनी जो आस्था होती है उस चिन्ह को, एक शुभ चिन्ह अपने दरवाजे पे लगा लेता है। पर ऐसा कुछ नहीं है। आप नोटिस करोगे जितने साउथ की एंट्री हैं, जितनी बहुत गॉडी सजे धजे मिलेंगे, और नॉर्थ की जिनकी एंट्री है वहाँ वो
साफ सुथरी, कोई कुछ नहीं मिलेगा नॉर्थ की एंट्री में। तो उसकी अपनी टेंडेंसी होती है हर जगह की, हर डोर की, हर एंट्रेंस की अपनी टेंडेंसी है, वो अपने आप कराएगी ना आपसे। आप लगे रहेंगे, साउथ का डोर होगा, कभी इधर पट्टी लगाएंगे, कभी उधर करेंगे, कभी उस पर झालर लटकाएंगे, कभी उस पर नाम लिखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप लगे रहेंगे। और नॉर्थ का डोर होगा बेचारा वैसे नेगलेक्ट सा पड़ा रहेगा, और वो देगा बहुत कुछ। नॉर्थ का डोर तो इसलिए जो है वास्तु अपना अपनी अहमियत है, हम उसके कंट्रोल में हैं। आप इधर उधर जा नहीं सकते। आप सोचे मैं बड़ा फन्ने खा हूँ, ये हूँ वो हूँ, मैं पता नहीं क्या कर लूंगा, मतलब ही नहीं सर। अगर वास्तु नहीं चाहता तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सर एंट्रेंस के पास की हम जब बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग प्लांट्स भी लगाते हैं। कई लोगों के घर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि शू रैक भी वहीं हम देख पाते हैं, और उससे इम्पोर्टेंट होती है नेम प्लेट। सर इन सारी चीज़ों का मैकेनिज्म के वास्तु के साथ कनेक्टेड है? हाँ बिल्कुल है। अगर आपका घर का डोर साउथ में है तो आपको घर के मुखिया की नेम प्लेट लगानी चाहिए। अच्छा। और अगर आपका घर का साउथ एंट्रेंस नहीं है, ईस्ट है, तो आप कुछ और नाम लिख सकते हैं, अपने सरनेम लिख सकते हैं, अपना कुछ लिख सकते हैं। अगर आपका नॉर्थ है तो वहाँ पे भी आपको किसी की नेम प्लेट नहीं लगानी चाहिए। आप नोटिस करेंगे जिसकी नेम प्लेट नॉर्थ में लगी हुई है घर के मुखिया की, वो घर का मुखिया चिड़चिड़ापन रहेगा उसमें, हमेशा खुंदक खाता रहेगा, क्योंकि वो जगह ही नहीं है ना उसकी। और इसी तरीके से और जो डायरेक्शंस है, वेस्ट में भी एक बार को घर के मुखिया की नेम प्लेट लग सकती है, पर और जगह पे नहीं लगानी चाहिए। ओके। सेम इसी तरीके से अगर आपका घर साउथ फेसिंग है, साउथ एंट्रेंस है, तो वहाँ भी ज़्यादा सजावट और ये पौधे वगैरह वहाँ नहीं होने चाहिए। अच्छा। आप नॉर्थ में, ईस्ट में, कहीं भी, वेस्ट में कहीं भी लगाएं, पर वहाँ नहीं। साउथ से साफ सुथरा रखें। ये एक अहम काम है कि आप साउथ की एंट्रेंस को साफ रखें, क्योंकि वही नहीं हो पाएगा। अच्छा। आप जितने भी साउथ के डोर देखेंगे, एंट्रेंस देखेंगे, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ गंद कूड़ा कुछ देखने को मिल जाएगा। उसकी चिटकनी, उसका हल्दराज और लॉक वो खराब होने के चांसेस मैक्सिमम बने रहते हैं। तो आपके लिए यही बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप उसको साफ रखें। तो अगर आपने उसको साफ रख लिया तो आपकी ज़िंदगी साफ है, तो अदरवाइज तो दिक्कतें आती हैं उसमें। लेकिन सर नेम प्लेट में अगर इतना कंफ्यूजन हो तो हम बिना नेम प्लेट के या फिर किसी इष्ट देव का या अपने आराध्य का, हालांकि आप उस कॉन्सेप्ट में विश्वास नहीं रखते, उनके नाम से घर की नेम प्लेट बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, साउथ नहीं होनी चाहिए। अच्छा। साउथ डोर पे आप किसी अपने इष्ट का या किसी का उसका नाम ना लिखें। अपने दादा का लिख सकते हैं, अपने परदादा का लिख सकते हैं। अच्छा। पर उनका नहीं, उनको दूसरे जो बाकी की डायरेक्शन वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ओके। लेकिन सर शू रैक का कॉन्सेप्ट भी मुझे मेन एंट्रेंस के सामने समझना है आपसे। शू रैक की सही पोजीशन क्या रहती है? देखिए, होना तो एंट्रेंस पे चाहिए पहली बात। अगर हम फिजिबिलिटी देखें तो एंट्रेंस पे होना चाहिए, क्योंकि वहीं पे आप आए, अपने शूज़ उतारे, चेंज किए और अपने घर में चले गए। पर साउथ में थोड़ा सा दिक्कत ये हो जाती है कि वहाँ पे वो ग्रोथ को रोक देते हैं अगर एंट्रेंस डोर पे हो। तो मैंने आपको बोला है कि वहाँ पे आप फॉयर बनाइए, एंट्रेंस फॉयर बनाइए, और एंट्रेंस फॉयर बना के उसके जो नॉर्थ वॉल है उसके ऊपर आप अपना शू रैक रखिए, वहाँ से शूज़ चेंज कीजिए और घर में एंट्री कर लीजिए। तो बाकी जितनी भी डायरेक्शंस हैं, अगर वहाँ पे डोर है, आप डोर के पास आसपास कहीं भी शू रैक लगा सकते हैं। सिर्फ साउथ से बचना है आप। अच्छा, साउथ की एंट्री अगर है तब ध्यान रखना है आप नोटिस करेंगे जिनके साउथ डोर हैं और वहाँ पे साउथ एंट्री के पास शू रैक लगा हुआ बिखरा पड़ा है, ऊपर नीचे ऐसे जूते गिरे पड़े हैं, और वो पड़े रहेंगे और खरीद के लाते रहेंगे। तो आप बाउंड हो जाते हैं किसी भी तरीके से, ये आपको जो है डोमिनेट करता है, उससे बचना चाहिए। ठीक है। लेकिन सर बहुत सारे घरों में लोगों की शिकायत होती है कि हमें ऐसा लगता है कि कोई साया है जो घर में हमारे साथ चल रहा है, या किसी की आहट हमको सुनाई देती है, या कभी हमें लगता है कि कुछ तस्वीरें ही हमसे बोलना चाह रही हैं। सर ये वाकई एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें, या फिर ये सिर्फ मन का वहम है? देखिए सर, मैंने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की, क्योंकि मैं भी नहीं मानता था इन चीज़ों को। इसमें दो चीज़ें हमारे सामने आई। जब हमने इस तरीके के केस हमें मिले, तो एक लड़की थी, वो इस तरीके की बातें किया करती थी कि जी शंकर जी चले आ रहे हैं, और रामचंद्र जी आ गए, और ये फलाना आ रहा है, ढमकाना आ रहा है, और मुझे ये सब दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में था, तो मुझसे कहा गया कि जी ये देखो, ये इसके ऊपर कुछ भूत प्रेत है। मैंने कहा अगर भूत प्रेत होता तो अपनी बात करता, वो शिव की, कृष्ण की, राम की बात नहीं करता। वो पता नहीं किस जाति का होता,
वैसी बात करता सही बात है। और ये सिर्फ हिंदू से रिलेटेड बातें कर रही हैं। तो मैंने कहा मुझे ऐसी कोई समस्या नज़र नहीं आ रही, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाइए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, वहाँ दिखाइए इनको। तो खैर मेरे को बड़ा उस सीन में प्रताड़ित होना पड़ा कि उन्होंने मुझे बोला कि इन्हें कुछ नहीं आता जाता और ये जी वो जी। अल्टीमेटली उन्हें डॉक्टर को दिखाया गया, तो डॉक्टर ने उनको बताया कि इन्हें हिस्टीरिया है, एक बीमारी होती है हिस्टीरिया। वो बीमारी बताई गई, उसकी दवाई दी गई और वो ठीक हो गई। तो हम इस तरीके से कई चीज़ों के बीच में ऐसे उलझ जाते हैं कि हमें बड़ा सोचना पड़ता है कि यार हम कहाँ खड़े हैं। ये सीन क्या है, हमारे दिमाग के अंदर कुछ केमिकल लोचा होता है और वो उसकी वजह से हमें ऐसी चीज़ें नज़र आने लगती हैं। आपने कभी कोई पुरानी हिस्ट्री सुनी हो तो ये वहाँ पागल होता था, वो पागल बता देता था कि इस दिन इतनी बारिश होगी, ये होगा वो होगा, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर दिक्कत थी, दिमाग उसका रह रस नहीं था। दूसरी तरफ हमने बड़ी सारी ऐसी चीज़ें देखी। अब हम दूसरी बात कहें, जब हम किसी के घर में जाते हैं तो हमें वहाँ एंटर करते ही कुछ चीज़ें सुनाई देने शुरू हो जाती हैं। लेडीज़ के फेस, जेंट्स के फेस जब हम देखते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि यहाँ कोई ऊपरी साया है। तो हम तब उनसे बात करते हैं कि जी आपको ऐसे ऐसे होता है, आपको कोई नज़र आता है, आपके साथ रात में सोते हुए ऐसा होता है। तो जब हमें जवाब यस में मिलता है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ इस तरीके की प्रॉब्लम है। और मैक्सिमम जगह हमने देखा है प्रॉब्लम मंदिर से होती है। अच्छा। जब आप मंदिर बना लेते हैं और मंदिर बना के वहाँ पूजा पाठ, गलत डायरेक्शन में मंदिर बना के पूजा पाठ करनी शुरू कर देते हैं, वहाँ ये प्रॉब्लम होती है। तो उनको मना किया जाता है कि ये आप पूजा पाठ बंद करो। बहुत सारे केस ऐसे सॉल्व किए हैं हमने। तो अल्टीमेटली उनको फ़र्क पड़ जाता है और वो ठीक हो जाते हैं। तो इस तरीके से मतलब हम दोनों चीज़ों को हमने रियलाइज़ किया और देखा, इनके बीच में हमने एक लाइन खींची कि ये जो आत्मा वाला सीन है ये भी होता है और जो बीमारी वाला सीन है ये भी होता है। तो हम दोनों स्थितियों के अंदर हम ये कह सकते हैं कि यस ऐसा होता है। आपका जो क्वेश्चन था कि क्या इस तरीके की स्थितियाँ पैदा होती हैं, यस दोनों तरीके से होती हैं। तो उसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको एक दिमागी बीमारी भी हो सकती है और उनके घर में कोई प्रेतात्मा भी हो सकती है। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन सर अगर कोई नेगेटिविटी है तो वो वास्तु के जरिए ठीक हो जाएगी Yes. या तांत्रिकों के पास जाना होगा? नहीं सर, कोई तांत्रिक कुछ नहीं करेगा। अगर आपके घर में प्रेतात्माएं हैं तो डेफिनेटली वास्तु से ठीक हो जाएगी। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, मेरा जो अनुभव है 95% तांत्रिक फेक है। अगर तंत्र में इतनी ही शक्ति होती तो कोई बड़ा काम करते ना, वो 10-20 हज़ार के लिए, 5,000 2,000 के लिए मारे क्यों फिरते। अगर तंत्र में कोई इतनी ही शक्ति होती तो 1,000-2,000 रुपये के लिए यार किसी को मार रहे हैं जी, हम उसको मार देंगे, तुम हमें 1,000 रुपये दे दो। हमारे पास भी बड़े लोग आते हैं, जो हमारी सास को मार दो, हमारी वाइफ को मार दो, तो हम हाथ जोड़ते हैं, भैया ये काम हमारा नहीं है मारने मोड़ने का। कुछ अगर अच्छा चाहते हो अपने जीवन में तो यस हम उसके लिए तुम्हारे लिए काम कर सकते हैं। हाँ, तुम्हारी सास को बदलना है वो बदल जाएंगी, तुम्हारी वाइफ को बदलना है वो बदल जाएंगी, पर ये मारने करने वाला काम तो होता ही नहीं ना सर, नहीं होता। हमने बड़ा सुना कि लोगों ने जी उसको यूं मार देंगे, ये कर। अरे तूने अगर मारना है यार, तू जाना अपना जंग में, वहाँ पे अपने बॉर्डर के ऊपर कोठी बना, अपनी बढ़िया सी गवर्नमेंट देगी तेरे को, घुसने से पहले ही मार दे सबको। हमें गोली चलाने की ज़रूरत नहीं, हमें कोई मिसाइल छोड़ने की ज़रूरत नहीं, तेरे तू बढ़िया काम कर रहा है ना, जा। तो मैं जहाँ तक मेरा जो अनुभव रहा है वो ये सब बकवासबाजी है, तो कोई तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता जी। ठीक है, लेकिन सर दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली है राजधानी। लुटियंस दिल्ली को आप कैसे देखते हैं वास्तु के हिसाब से? बहुत अच्छी जगह है सर, बहुत बढ़िया वास्तु है वहाँ का। और मैं समझता हूँ क्योंकि वो बसा हुआ भी इस तरीके का है, पुराने टाइम का बसा हुआ है, तो ओवरऑल वहाँ का वास्तु बढ़िया है। लेकिन सर अगर आप कहते हैं कि अच्छा बना हुआ है, बढ़िया बना हुआ है, तो सर क्या बढ़िया बना हुआ है? क्या बढ़िया बना हुआ? वहाँ पे अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो है इस टाइम बड़े बड़े बंगले हैं जो अंग्रेजों के टाइम पे बने थे, और उनमें क्या विशेषता क्या है कि वो चारों तरफ से ओपन है, उनमें बहुत सारी जगह ओपन जगह छोड़ी हुई है, बीच में घर बना हुआ है। तो ये बहुत बढ़िया वास्तु है। आप अंदर से जैसे भी, हमने कई बंगले वहाँ किए, वास्तु किया उनका, अंदर से जैसे भी थे, पर बाहर जगह बहुत छोड़ी हुई थी।
तो इसलिए वहाँ मैक्सिमम जो आप देखेंगे बिल्डिंग्स देखेंगे वो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। अभी हालांकि अभी धीरे धीरे उनको डिमोलिश किया जा रहा है, वहाँ मल्टी स्टोरी बनाए जा रहे हैं, तो वो स्थिति नहीं रहेगी। पर हाँ, अगर उस जोन को माने तो पावरफुल जोन है, और हमारे साउथ के अंदर वो सदर जोन में आता है, ओवरऑल पावरफुल जोन है। लेकिन सवाल ये भी कई बार सर लोग जानना चाहते हैं, जितने आपके पॉडकास्ट देख रहे हैं, क्या हम बिना वास्तु एक्सपर्ट के अपना वास्तु चेक कर सकते हैं सही वाला? सर हमारा पॉडकास्ट देख लो ना, आप करो, और आप पॉडकास्ट में नीचे जाएं, कमेंट्स में जाएं, तो बड़े सारे वास्तु कंसल्टेंट जुड़े हुए हैं हमसे सर, जो कह रहे हैं जी मेरी इनकम बढ़ गई है और मैं कमाने लग गया हूँ, आपका पॉडकास्ट देख के मैं लोगों को सलाह देने लग गया हूँ। तो आप बिना वास्तु कंसल्टेंट के भी सब कुछ कर सकते हो सर, करें ना, आप देखें, हमारा पॉडकास्ट देखें, आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स मिल जाएंगे, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो सर ये मान लिया जाए कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे वास्तु काम कर रहा है और कोई मेहनत कोई काम नहीं कर रही है? नहीं, मैं दोनों वाइस वर्सा है, ये आपके सिक्के के दो पहलू हैं। वास्तु आपसे मेहनत भी करवाएगा, सब कुछ करवाएगा, और आपको लाके किसी मुकाम पे खड़ा कर देगा। और खराब वास्तु आप करते रहिए ना, जितनी बड़ी मेहनत, जितने बड़े फन्ने खा हों आप फेल हैं। बड़े बड़े लोग मैंने धाराशायी होते देखे हैं। मैंने जब रिसर्च में था, मैं खराब घरों में रहा, तो मैंने अपने आप को देखा सर, जो मुकाम मैंने देखे वो मैं सोच भी नहीं सकता, मतलब रूह कांपती है, ऐसे ऐसे टाइम मैंने देखे। तो इसलिए सर, तभी मैं आज इतना ठोक बजा के एक बात को कहता हूँ कि अगर कुछ है इस दुनिया के अंदर तो वो वास्तु है। लेकिन सर कई बार आपको लगता है कि वास्तु के नाम पे हम बहुत ओवर थिंक भी करने लगे हैं? आपको कई बार लोगों से मिलकर ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी हमारा वास्तु खराब है, हमारा वास्तु खराब है? क्या इस तरह की ओवर थिंकिंग लोगों में देख पा रहे हैं आप? एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है, फुल बॉडी चेकअप। आप क्यों कराते हैं? किसी भी आने वाले खतरे से बचने के लिए। इसे आप ओवर थिंकिंग कह सकते हैं या क्या कहेंगे आप इसे? सर ये तो अलर्टनेस है, ये तो कॉन्शियसनेस है, yes, प्रिकॉशंस है। यस, तो मैं भी यही कहता हूं कि ये आपकी अलर्टनेस है कि आप अपना वास्तु समय समय पे या बदलाव के टाइम पे चेक कराएं। ये कोई ऐसी विधा नहीं है कि जब मुसीबत पड़े तब चेक करें, तब तो कर ही नहीं पाएंगे ना आप कुछ। तब मैंने आपको 2 उपाय बताए, आप उसी में पागल हो जाएंगे कि अरे यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आदमी को इलाज कब कराना चाहिए, वास्तु कब चेक कराना? जब उसे जरूरत महसूस नहीं हो रही। अच्छा, तब उसके पास सक्षम होगा, उसके पास धन होगा, उसके पास क्षमता होगी, वो काम कर सकेगा, इलाज कर सकेगा। जब इलाज कर ही नहीं पाएगा, वो सब तरीके से त्रस्त हो चुका है, तो फिर क्या वास्तु कराएगा अपना? तो इसलिए सर, जैसे आप अपने शरीर का फुल बॉडी स्कैन कराते हैं, फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, वैसे ही आपको अपने घर का फुल बॉडी, पूरे घर का आपको चेकअप कराना चाहिए। चाहे आप ठीक हो, आप बिल्कुल ठीक है, आप व्यस्त हैं, मस्त हैं, आप चेकअप क्यों कराते हैं जी? क्योंकि कोई मुसीबत अगर मेरे शरीर में कभी आई तो मुझे पता लग जाए पहले से ही। तो ये बात है कि भैया ये कमी है, तो आगाह हो जाओ। एक टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल का, अगर वो आपकी फिट आती है तो आप हार्ट अटैक से बचे रहते हैं। अगर उसमें कहीं आपको अप डाउन होता है, हार्ट अटैक के चांसेस बन जाते हैं। सेम, अगर आपने चेकअप नहीं कराया तो आप सिंक कर जाएंगे मिनट्स में। आपने चेकअप करा रखा है तो आपको पता है, या आप डॉक्टर के पास जाएंगे, भैया देखिए क्या है। तो इसी तरीके से सर, आपका जब तक समय ठीक चल रहा है, काल ठीक चल रहा है आपका, आप चल रहे हैं, आप कहेंगे मुझे तो यार जरूरत नहीं, मैं फिट हूं। हाँ। पता नहीं ये कब डाउन हो जाए, और जब डाउन होगा खराब वास्तु आपको ले बैठेगा, आपको मौका नहीं मिलेगा संभलने का भी। ठीक है जी, ठीक है। लेकिन सर उपाय के नाम पे जब आप कह देते हैं कि अब तो घर छोड़ना होगा, ये बड़ा मुश्किल है सर। सर मुश्किल तो है, अब हम क्या कर सकते हैं ना, क्योंकि होता क्या है, जब कोई हमारे पास साधन नहीं बचता, जब कोई उपाय नहीं वहां पे पॉसिबल, तो हमें तो कहना ही पड़ेगा ना। तो घर छोड़ने के लिए हम लास्ट स्टेज होती है जब हम हाथ खड़े कर देते हैं, वही स्टेज आ जाती है जब डॉक्टर कहता है कि जब तो भगवान मालिक है। हम फिर भी भगवान को मालिक नहीं बनाते, हम ये कहते हैं कुछ नहीं करना, इस घर से निकल जाओ और आप फिट हो जाओगे। और बहुत हुए, बहुत। जिस घर को हमने बता दिया कि घर रहने लायक नहीं है और लोगों ने छोड़ा, लोग फिट हो गए। तो ऐसी स्थितियां आती रहती हैं सर। लेकिन सर क्या कई बार आपने देखा है कि जिस प्रॉपर्टी में वो रह रहे होते हैं, उस प्रॉपर्टी के अलावा भी उनके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं,
लेकिन वो वहां नहीं रह रहे होते, गलत वाले में रह रहे होते। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जी। मैं एक क्लाइंट थे हमारे, उनके यहाँ जाया करता था, तो वो बुला लेते थे मेरे को। उन्होंने बुलाया तो जब मैं उनका घर देखा तो मैंने उनको मना किया। मैंने कहा जी ये घर छोड़ दो, ठीक नहीं है। कहते जी मेरे कुछ प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, आप देख लो कौन सी ठीक है, मैं उसमें शिफ्ट हो जाता हूँ। हम गाड़ी में बैठे और 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टी उन्होंने मुझे दिखा दी। मैंने उसमें से 2 प्रॉपर्टी उनको सेलेक्ट कर दी। मैंने कहा इसमें या इसमें आप शिफ्ट हो जाओ। ठीक, चलिए जी, मैं आ गया वापस। थोड़े दिन बाद कॉल आती है मेरे पास, लगभग 1 साल के बाद, गुप्ता जी मेरे साथ तो बड़ा गलत काम हो गया। मैंने कहा क्या हो गया जी? कहता जी बेटे की डेथ हो गई। मैंने कहा जी बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा आपने घर चेंज नहीं किया था? कहते नहीं, वो बस यही सोचते रहे आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे, तो उसमें किया नहीं। मैंने कहा जी अब कर लो। कहते एक बार आ जाओ, फिर हमें एक बार दोबारा बता दो। हम गए, दोबारा उनको गाइड किया गया। अब तो मैं कर लूँगा जी, अब तो मैं इमीडिएटली कर लूँगा। फिर 1 साल बाद उनका फ़ोन आता है कि गुप्ता जी वो दूसरे बेटे की भी डेथ हो गई। सर हमारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे कि मैं इस आदमी को क्या बोलूं, मैं इसे गाली दूं, मैं इसे क्या कहूं, जिसने अपने हाथों से अपना जीवन तो बर्बाद किया, अपने बच्चों का जीवन भी बर्बाद कर दिया। और उसने इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी, अब दोनों बच्चे मैरिड, उनके बच्चे भी थे, उनकी वाइफ भी थी, तो उसने वो हाल कर दिया अपने घर का। तो इसलिए सर ये कहना कि आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, आपके पास संसाधन है, आपके पास साधन है और आप परिपक्व हो जाएंगे, नहीं सर, ये दिमाग कहाँ से लाओगे? आप बैठे उस घर के अंदर जो आपको सोचने ही नहीं दे रहा, जो कुछ करने ही नहीं दे रहा। सही बात है। तो ये चक्रव्यूह तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। जिसने इस चक्रव्यूह को तोड़ दिया वो पार उतर गया सर। और लोग बड़ा कई बार हमें क्रिटिसाइज करते हैं कि जी आप तो घर छुड़वा देते हो, आप ये कह रहे हो, आप वो कह रहे हो, पर सर उनकी अवस्था वही रहेगी। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो उनको सुधार दे, क्योंकि सुधरना तो उन्होंने खुद ने करना है, हम तो गाइड हैं। कोई ऐसा भगवान, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आके छड़ी घुमा दे और कहते बेटा यार तो ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, गारंटी है हमारी। तो इसलिए सर ये जो ओवरऑल डिसीजन यही है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो सर इतने अपने आप को सक्षम बनाइए कि आप कुछ कर सकें। और जहाँ सारे उपाय फेल हो जाते हैं वहाँ वास्तु काम आता है। वास्तु ही काम आता है, वास्तु ही काम आता है सर। ठीक है। और हर शुक्रवार शाम 6 बजे वास्तु की उपयोगिता हम सवालों के जवाब के तौर पे बताते हैं। जी जी। व्यूवर्स के सवाल ले लेते हैं सर। सर मेरे पास पहला सवाल है, ये है अजय कुमार। अजय कुमार कह रहे हैं कि 0 डिग्री उत्तर और 20 से 25 डिग्री उत्तर पूर्व दिशा वाली जमीन में किस पर मकान बनाया जाए जिससे कि नुकसान ना हो और आर्थिक तौर पे हमें उन्नति मिल पाए? देखिए जी, थोड़ी थोड़ी जगह चारों साइड छोड़ दीजिए और दोनों ही जगह ठीक है। और मैं समझता हूँ अगर आप 25 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में अगर बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि उसमें आपको नॉर्थ ईस्ट पूरा मिल जाएगा बालकनी के लिए। और अगर आपके इतना बड़ा प्लॉट है जिसमें आप ईस्ट भी ओपन कर सकते हैं तो फिर आप नॉर्थ में बना लें, नॉर्थ 0 डिग्री पे बना लें। ओके सर, उषा का सवाल है। उषा कहती है कि मैं लंदन में उत्तर पूर्व मुख वाले फ्लैट में रहती हूँ। पति 2024 से बेरोजगार है। घर का जो सेटअप है वो उत्तर में मेरी बेटी का कमरा है, पश्चिम में बेडरूम है, पूर्व में हॉल है, दक्षिण में किचन है। क्या आर्थिक सुधार के लिए कोई बदलाव आप मुझे बताएंगे? क्या हॉल के दक्षिण हिस्से में जमीन पर सोना सही है? बिल्कुल मैम, आपको जो है दक्षिण पश्चिम में अपने हस्बैंड को सुलाना चाहिए और आप तो वहाँ ना सोएं, आप जो ईस्ट में आपका रूम है उसमें सोएं। तो अपने हस्बैंड को एटलीस्ट आप दक्षिण के साइड जरूर सुला दें, क्योंकि आपकी किचन साउथ में है, दक्षिण में है, तो ये एक बड़ी मार्मिक स्थिति है। घर में बीमारियां, कर्जा, बेरोजगारी ये सब बढ़ाती है। तो अगर इसको आप रिप्लेस कर सकें कहीं किसी और डायरेक्शन के साथ, ईस्ट के साथ, तो बहुत बढ़िया है, पर वहाँ अक्सर होता नहीं है ऐसा। तो अगर आप के यहाँ कुछ ऐसी स्थिति है कि आप
ग्राउंड के ऊपर आपका किचन और सारी चीज़ें हैं, और आपके जो रूम्स हैं वो ऊपर हैं, तो किचन के ऊपर का जो रूम है वहाँ अपने हस्बैंड को सुला दें। ओके, तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है सर। सुमित का सवाल है। सुमित कह रहे हैं कि मैं बेंगलोर से आपको मैसेज कर रहा हूँ। मेरा प्लॉट वेस्ट फेसिंग में है, सामने 40 फीट की रोड है, उसके आगे खुला हुआ बागीचा है। नॉर्थ और साउथ में 4 फीट की बाउंड्री के बाद दूसरे प्लॉट बने हुए हैं और ईस्ट में 8 फीट दीवार के बाद एक अपार्टमेंट है। क्या ये प्लॉट घर बनाने के लिए उपयुक्त है? देख ली सर, इसमें कुछ स्पेशल डिजाइनिंग होती है ऐसे प्लॉट्स के अंदर। तो आप अगर ऐसा कर सकते हैं कि इसमें नीचे ग्राउंड फ्लोर पे स्टिल्ट बनाएं और ऊपर अपने रूम्स बना लें, और जो जितना एरिया आपके पास नॉर्थ का और ईस्ट का है उसको आप मैक्सिमम ओपन करें और ऊपर अपना घर बना लें, नीचे स्टिल्ट बनाएं, तो मैं समझता हूँ बेहतर रहेगा। ठीक है सर। देहरादून से सवाल है। अरुणा शर्मा आपको मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा घर 3 तरफ से खुला है, एंट्रेंस साउथ ईस्ट में है, किचन साउथ ईस्ट में, बेडरूम साउथ वेस्ट में और बेटे का कमरा नॉर्थ में है। क्या ये घर ठीक है या कोई सुधार की जरूरत आप समझ पा रहे हैं? आपकी किचन गलत है जी, आपकी किचन गलत है, और किचन को आप वहाँ से हटाएं साउथ वेस्ट से। साउथ ईस्ट में किचन है। साउथ ईस्ट में किचन? जी। अच्छा, हाँ फिर तो ठीक है। अगर ऐसा है तो आपके यहाँ कोई डॉक्टर हैं या आप खुद डॉक्टर हैं, आपके हस्बैंड या कोई भी घर में इसमें डॉक्टर होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति यहाँ नज़र आ रही है। अगर ऐसी स्थिति है तो लगभग ठीक है आपका घर, कोई गुंजाइश हाँ सुधार की ऐसा कोई कुछ ऐसी नज़र नहीं नहीं आ रहा। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। प्रवीण कुमार का मैसेज है और प्रवीण कुमार कह रहे हैं सर मेरा मकान नॉर्थ से ईस्ट तक बना हुआ है और ईस्ट में 6 फीट गैलरी है। मकान का मुख साउथ वेस्ट की तरफ है। साउथ में एक दूसरा मकान है जिसका जो मुंह है वो नॉर्थ की ओर है, जबकि साउथ वेस्ट और वेस्ट में खाली जगह है। क्या ये मेरा घर ठीक है? सर लाइफ बड़ी हार्ड हो गई आपकी, हम्म, और बड़ी सारी चीज़ें डिले 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 और बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है आपको। तो मैं समझता हूँ कि आप साउथ अगर ओपन भी है मान लीजिए, तो वहाँ साउथ में कोई फोल्डिंग बेड लगाएं, कुछ भी लगाएं, आप वहाँ सोइए, तो आपको ज़रूर असर मिलेगा। और नेक्स्ट में आप कमेंट में बताएं कि क्या कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं। रॉबिन सोंदू का सवाल है सर, ये पहले भी एक बार मैसेज कर चुके थे और अब बता रहे हैं कि मेरा नॉर्थ पहले बंद था इसलिए मैंने पिट का काम कराया है, लेकिन मेरे पड़ोसी के घर में 2 मेन होल गटर हैं, यानी जो इनका पड़ोसी का घर है और जिनका पड़ोसी का घर है उससे इनके नॉर्थ में 2 मेन होल गटर हैं, एक नॉर्थ वेस्ट में है और एक नॉर्थ ईस्ट में है। अब बताएं सर मैं क्या कर पाऊंगा? देखिए गटर वटर जो होते हैं ना, ये 2-2.5 फीट की मैक्सिमम, अदरवाइज ये 1-1.5 फीट गहरे होते हैं, 2 फीट गहरे होते हैं। तो इनको कभी हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए, इनको छोड़ दो आप, कोई इशू नहीं है। ठीक है। सर ये सुखदर्शन सिंह है, कह रहे हैं कि मेरा घर का बड़ा गेट रोड की ओर है, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है और नॉर्थ किचन में है, यानी नॉर्थ में किचन भी है। क्या इससे कोई समस्या आ सकती है? थोड़ा यही रहेगा, घर में क्लेश होने के चांसेस हो जाते हैं, और अदरवाइज कोई खास ऐसी समस्या तो नज़र नहीं आ रही। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, मेहनत के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, बाकी अदरवाइज कोई बड़ी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। ठीक है सर। आगरा से बीएन शर्मा हमको मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या नींव या द्वार में चांदी तांबे के पिरामिड रखना और ब्रह्म नाभि बनाना वास्तु अनुसार सही है? यदि निर्माण शुभ मुहूर्त में ना हो पर संरचना सही हो तो क्या हमको लाभ मिल पाएगा? देखिए जहाँ तक मुहूर्त की बात है ना, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इसमें आप मुहूर्त मान लीजिए कि अगर कोई अशुभ मुहूर्त में आपने कर लिया, एक होता है शुभ, हमेशा 3 चीज़ें काउंट होती हैं, गुड, नॉर्मल और बैड। तो अगर आपने नॉर्मल में भी मुहूर्त कर लिया और बैड नहीं हुआ तो कोई खास इफेक्ट मिलने वाले नहीं है, बैड इफेक्ट मिलने वाले नहीं है। और दूसरा जो आप बात कर रहे हैं उसमें नीचे सिल्वर पिरामिड की, आप वो पिरामिड रखिए, प्लेट रखिए, तार रखिए या कोई कॉइन रखिए, घर के नीचे आपके यहाँ पे अगर इस तरीके की धातुएं हैं
तो डेफिनेटली उससे लाभ मिलता ही मिलता है। अच्छा। आप उसमें कॉपर भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, पर इसका तरीका ये है कि वहाँ एक पिट बनाया जाए और पिट बना के उसके नीचे सारी चीज़ें उसमें रख दी जाएँ, उसको खोखला रखा जाए। पिट को लोग क्या करते हैं, वो सब सामान नीचे रखा और उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसको दबा देते हैं। वहाँ पे ईंट का एक बॉक्स बना देना चाहिए जिससे वो ओपन रहे, उसके ऊपर अपने घर का निर्माण करें, जिससे क्या होगा, उसके अंदर जो एनर्जीज हैं उस मटेरियल की, उस मेटल की, वो एनर्जी वहाँ मूव करेंगी और धीरे धीरे आपके घर में आने शुरू हो जाएंगी। हालांकि जो हम दबाते हैं, या जैसे ऑस्ट्रेलिया है या कहीं भी गोल्ड माइन आप देखेंगे तो वहाँ बड़े अजीब से पौधे, बड़े खूबसूरत पौधे और बड़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं, पर उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे उस मेटल की, तो इस वजह से ऐसा होता है। आप अपने यहाँ अगर कर रहे हैं तो उसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो खोखला रखें, उसके बाद उसके ऊपर मकान बनाएं। ठीक है। सर ये मैसेज है संजीत कुमार का। संजीत कह रहे हैं कि सर आपने एक पॉडकास्ट में कहा था छत पर मंदिर नहीं होना चाहिए, क्या छत पर ध्वजा लगाना या पूजा करना सही है? मेरे छत पर महावीर जी का ध्वज है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, छत के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। आप जितनी छत साफ रखेंगे आपका जीवन उतना साफ रहेगा। वहाँ मंदिर, शौचालय, ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं रखनी चाहिए। हमारी छत हमें डोमिनेट करती है। अब आपने मंदिर झंडा लगा दिया, आपने हो सकता है झंडा भी साउथ में लगाया हो, तो आप नोटिस करेंगे आप ज़्यादा उस तरफ आकर्षित रहते हैं, महावीर जी की तरफ। तो ये चीज़ें हमें अपनी तरफ डोमिनेट करती हैं, आकर्षित करती हैं। तो इसलिए जीवन में किसी से मत बंधिए, आप खुद को आप फ्री रखिए और दुनिया को बांधिए। तो इसलिए आप अगर वो ध्वज आपने ऐसा लगा रखा है और साउथ में लगा रखा है तो आपके लिए वो दिक्कत पैदा कर सकता है, आपको और जगह से विमुख करके और अपनी तरफ खींच सकता है। ठीक है सर, एक मैसेज है, ये संगरूर से है, अमनदीप खान कह रहे हैं कि मेरा घर उत्तर मुखी है और पूर्व मेरी किचन है, काफी समय से मेरा कर्ज नहीं उतर रहा है, कृपया गाइड करिए। सर आपने बेडरूम नहीं बताया अपना, आप अपने आप को साउथ में सुलाना शुरू कर दीजिए और साउथ की दीवार देखिए, अगर वहाँ दीवार नहीं है, साउथ ओपन है, उसको बंद कीजिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। ठीक है सर, ये सवाल है मेरे पास अमरीक सिंह का। अमरीक कह रहे हैं कि सर जब हम बच्चे थे तब रोज घर को पानी से साफ किया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाता है, जिससे बिस्तर के नीचे धूल जमा हो जाती है, यानी बेड के नीचे। क्या इसका वास्तु पर कोई प्रभाव पड़ता है? देखिए, जहाँ तक धूल की बात है और मिट्टी की बात है तो इससे तो कोई खास ऐसा फर्क पड़ता नहीं है, बल्कि आजकल क्या हो गया है, पहले जब जो पुराने हाउस हुआ करते थे उसमें जो फर्श होता था मिट्टी का होता था। अगर आप बहुत पुराने हाउस की बात करें, वहाँ मिट्टी के फर्श होते थे, उसके बाद ईंटें लगनी शुरू हुई, उसके बाद धीरे धीरे पत्थर आने शुरू हो गए, स्टोन लगा देते हैं, मार्बल लगा देते हैं। तो अब क्या होता जा रहा है, हम मिट्टी से दूर हटते चले जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम मिट्टी से दूर हटते चले जा रहे हैं, हमारे शरीर में व्याधियां घर करने लग गई। गोबर का लेप करना, मिट्टी का लेप करना, ये चीज़ें हमारी बॉडी से को टच करती हैं, अर्थ से। तो अगर वहाँ इस तरीके की कोई अवस्था है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपका फर्श बना हुआ है तो उस धूल को आप साफ कर लें, उससे फर्क पड़ता है। ठीक है सर, अमरीक का अगला सवाल है, हालांकि हम एक शख्स के 2 सवाल लेते नहीं, लेकिन ये सवाल बच्चे से जुड़ा हुआ था तो मुझे लगा पूछना चाहिए। ये कह रहे हैं ये प्रश्न मेरा नहीं है, दुनिया भर के हजारों माता पिता का आपसे एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि सर 4 साल के ऐसे बच्चे जिसे ऑटिज्म और ADHD है, उसकी बोलने की क्षमता या उसकी स्पीच को वास्तु के जरिए क्या हम डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं? देखिए, अगर आपके यहाँ कोई ऐसा केस है तो आप जरा चेक कीजिए, आपके घर में घुसने के बाद जो एंट्रेंस डोर है उसके राइट साइड के ऊपर क्या चीज़ है, वहाँ कोई पंप लगा हुआ है, वहाँ कोई चूल्हा बना हुआ है, कोई इस तरीके की अवस्था है, कोई टॉयलेट बना हुआ है। जिस घर में ऐसी अवस्थाएं होती हैं वहाँ बच्चों की स्पीच में, उनके बोलने में दिक्कत आ जाती है। अच्छा, तो आप उसको चेक करें, और जो भी लोग सुन रहे हैं तो अपने यहाँ चेक करें, अगर ऐसी अवस्था है तो आज अगर उसे हटा देंगे तो मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत 10% 20% का फर्क पड़ जाएगा। और अगर कहीं घर से पूरा हटा दिया तो नेक्स्ट जो जनरेशन होगी, जो नया बच्चा आएगा, उसमें ये व्याधियां नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल सर अंग्रेज सिंह का है। ये कह रहे हैं कि आपको कोटि कोटि प्रणाम, मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या हम पुरानी ईंटें खरीद कर घर बना सकते हैं? भाई लगा सकते हैं आप, वो ईंट ऐसी जगह की ना हो जो घर बर्बाद हो चुका हो, टूट चुका हो। क्योंकि होता क्या है, मैं कई बार आपको ये बात बताता हूँ कि हमारे जो हम जब घर के अंदर क्लेश होता है या अच्छी बातें होती हैं या मंत्रोच्चारण होता है, वो सब हमारी दीवारें सोख लेती हैं।
अच्छा। अगर आप किसी ऐसी जगह की दरिद्रता वाली जगह की ईंट लगा रहे हैं तो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अब हमें नहीं पता होता कि ये ईंट कहाँ की, सही बात है। किस घर की, कैसे घर की है, तो आप कोशिश करें नई ईंट ही लगाएं हम्म। बनिस्बत इसके कि हम नई पुरानी पे जाएं। अब नई ईंट लगाएं। लेकिन सर कई बार हम अपना ही घर डिमोलिश करके उसे फिर से बना रहे होते हैं, तब उन ईंटों का इस्तेमाल करें ना करें? यस, मैंने वही बताया ना जी, हाँ। अगर आपको पता है कि ईंट हमारी हमें नोन है, हमारे हमें मालूम है, हम इसमें रह चुके हैं, तो आप उसको आप यूज कर सकते हैं। ओके सर, उदय भान सिंह का सवाल है, कह रहे हैं कि मैं हमीरपुर यूपी से आपको मैसेज कर रहा हूँ। मैं नई जमीन लेना चाहता हूँ, लेकिन उसके साउथ में यमुना और बेतवा नदी है और प्लॉट साउथ फेसिंग है। क्या ये मैं जमीन ले लूँ? नहीं लेनी चाहिए जी आपको। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? सर साउथ में नदी है, ये वैसे तो हमें उसका डिस्टेंस देखना होता है। अगर वो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर है तो इम्पैक्ट कम आएगा, पर अगर वो उससे कम डिस्टेंस है तो ज़्यादा असर आएगा और पेनफुल रहेगी लाइफ। ये सर विक्रम सैनी है, इनका सवाल है, और विक्रम सैनी की आईडी से मीनाक्षी सवाल कर रही हैं। तो ये सवाल मीनाक्षी का है सोनीपत से। कह रही हैं कि मेरा घर उत्तरमुखी है, साउथ वेस्ट में स्टोर से जुड़ा हुआ एक अटैच वॉशरूम है जिसका दरवाजा कमरे में खुलता है। क्या इस कमरे में सोने वाले व्यक्ति के लिए ये वॉशरूम उपयोग करना सही रहेगा? साउथ वेस्ट में है। हाँ, इन्होंने बोला साउथ वेस्ट में स्टोर से जुड़ा हुआ एक बाथरूम है जो इनके कमरे में खुलता है। ना यूज करें तो अच्छा है जी। अगर यूज कर रहे हैं तो आप देखें कॉन्स्टिपेशन शुरू हुई है या नहीं, और अगर शुरू हो गई है तो आप समझ जाएं ये सिम्टम है, ये सिग्नल है बड़ी बीमारियों का। अच्छा। तो इसलिए ना करें तो अच्छा है। और वो आपका बिखरा रह सकता है, अस्त व्यस्त रह सकता है, उसमें कोई डैमेजेस चलते रहेंगे, कभी टैप खराब हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो इसलिए ना यूज करें तो बेहतर है। सर ये सवाल है सपना अग्रवाल का। सपना कह रही है मैं मध्य प्रदेश से आपको सवाल भेज रही हूँ। मेरा जो फ्लैट है वो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है, किचन नॉर्थ वेस्ट में है, वॉशरूम साउथ वेस्ट में है। यहाँ आने के बाद स्वास्थ्य समस्या और आर्थिक परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। मतलब आप ना करना, कोई रूम साउथ में नहीं है और किचन आपके साउथ वेस्ट में है, तो ये एक जो समझिए आप एरर है आपके हाउस में। तो आप साउथ में किसी तरीके से सोइए और किचन अगर शिफ्ट कर सकते हो उसको साउथ वेस्ट से हटा के ईस्ट में लेके आइए, जरूर रिलीफ मिलेगा आपको। ठीक है सर, प्रदीप कुमार का सवाल है। प्रदीप कह रहे हैं कि आपके पॉडकास्ट देखकर हमारी ज़िंदगी सुधर रही है। हमें बहुत खुशी होती है कि आपको समाज से इतनी दुआएं मिल रही हैं। भगवान आपको 100 साल की उम्र दे, यही मेरी कामना है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। नो सवाल, 100 साल ले लें सर। ठीक है सर। सर राम सिंह रावत का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरे मकान के साउथ में एक खाली प्लॉट है। पड़ोसी बताते हैं कि वहां पहले कुआं हुआ करता था जिसे मेरे प्लॉट खरीदने से पहले भर दिया गया। अब ये सही रहेगा या कोई नुकसान हो सकता है? देखिए इसमें ना जो कुआं वगैरह होते हैं इनको भरने का तरीका होता है। अगर उसमें नीचे कहीं कैविटी है तो दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है, वो होता रहे। आप अपना मकान ढंग से बनाइए, साउथ को थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा कर दीजिए और उसके जो वॉल बनाएंगे फाउंडेशन से वो हैवी बना दीजिए, तो उसका दिक्कत नहीं आएगी। तो सर पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में है, लेकिन बहुत सारे लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपसे मिलना है, और मुझे उठते उठते पता चला है कि हम लोगों से मिलने वाले हैं। सर कब मिलने का कार्यक्रम बन रहा है और क्या होगा उस कार्यक्रम? देखिए सर, कोशिश कर रहे हैं, अभी डेट हमने डिक्लेयर नहीं की है, तो अभी डेट फाइनल हो जाए तो हम जरूर बता देंगे। तो उस डेट पे हम एक सेमिनार रखेंगे, वहाँ लोग आ सकते हैं। ठीक है सर, उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करानी होगी, बाकी इन्फॉर्मेशन तो वहाँ से मिल जाएगी जी। ठीक है, तो अगर आप हमारे इस सेमिनार में शामिल होंगे तो हमको अच्छा लगेगा, और सर ने आपकी इच्छा पूरी कर दी है, तो सर बहुत जल्द मुलाकात होगी। जरूर जरूर। ठीक है सर, तो सेमिनार वाली मुलाकात से पहले हर शुक्रवार का समय मेरे लिए आपने फिक्स किया हुआ है, वो मुलाकात चलती रहेगी और उसी में हम ये अपडेट कर देंगे कि एग्जैक्ट तारीख क्या होने वाली है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप पॉडकास्ट पे आए, समय निकाला आपने। तो आज के इस पॉडकास्ट को समेट रहा हूँ इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि जो सेमिनार होगा वहां लाइव मुलाकात होगी, और वो सिर्फ मुलाकात नहीं होगी, यकीन मानिए वो आपके जीवन का अनुभव होगा और आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी में हर्डल्स कहाँ आ रहे हैं, सेमिनार कब होगा, कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे उसमें जुड़ना है और कहाँ आना है, ये सारी बातें बताऊंगा। लेकिन पॉडकास्ट के साथ आप बने रहिएगा। बहुत अपना ख्याल रखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और याद रखिएगा आपसे बहुत प्यार करता हूं।